हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी को जिसका नाम है राम सेतु। मूवी स्टार्ट होती है कुछ ब्लास्ट और पुराने स्टैचू को तोड़ते हुए दिखाकर, और हमें बताया जाता है कि तालिबानियों ने 600 साल पहले गौतम बुद्ध की प्रतिमा को तबाह कर दिया था। और अब 600 साल बाद इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जापान मिलकर उस मूर्ति को वापस ढूंढना चाहते हैं और वापस स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए सभी देशों के आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया है और यहाँ एंट्री होती है आर्यन की, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और अफगानिस्तान को उसकी धरोहर ढूंढ कर देना चाहता है। अब सब लोग मिलकर खुदाई चालू करते हैं और उसमें आर्यन को मिलता है एक संदूक, और उस संदूक में होते हैं करोड़ों के हीरे, जवाहरात, मोती और कुछ सिक्के जिनमें ब्राह्मी पर कुछ लिखा होता है। और ये सिक्के 7वीं शताब्दी के होते हैं जो भारत के राजा महाराजाओं ने यहाँ छुपाए थे। वो इस खुशी का जश्न मना ही रहे होते हैं कि तभी तालिबानियों को एक आदमी खबर कर देता है और वो लोग गोलीबारी करने आ जाते हैं और सबको वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन आर्यन वो संदूक भी साथ लेकर भागता है और गोलीबारियों से बचते हुए एक गड्ढे में जा गिरता है। और वहाँ उसके साथ एक पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त भी था जो उस गड्ढे में साथ गिरता है, और वो एक गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा सोई हुई होती है। अब नेक्स्ट डे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होती है और सारी विरासत आधी आधी दोनों देशों में बांट दी जाती है, क्योंकि वो विरासत एक हिंदू राजा की थी। अब आर्यन का प्रमोशन हो जाता है और वो जॉइंट डायरेक्टर जनरल बन जाता है। अब वो घर आकर अपनी बीवी गायत्री को ये खुशखबरी देता है। उसकी बीवी गायत्री एक प्रोफेसर है और उनका एक बेटा है कबीर। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग इसलिए धरना दे रहे होते हैं क्योंकि राम सेतु, जो भगवान राम द्वारा बनाया गया है, उसे तोड़कर वो एक वहाँ शिपिंग रूट बनाना चाहते हैं जिसको कहते हैं सेतु समुद्र, जिसके द्वारा लोगों को फ़ायदा मिल सके। लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में होते हैं और उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है। इसलिए कंपनी वालों को एक सर्टिफिकेट चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि राम सेतु भगवान श्री राम ने नहीं बल्कि नेचर का बनाया हुआ है। और ये केस मिलता है आर्यन को, क्योंकि वो एक नास्तिक है और उससे काफ़ी सारे बड़े लोग प्रेशर करते हैं कि वो स्टेट कर दे कि इसका भगवान राम से कोई लेना देना नहीं। अब घर आकर उसका उसकी वाइफ से झगड़ा होता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। अब यहाँ उसका और उसकी बीवी का डिस्कशन होता है भावनाओं और आस्था के बारे में। पर आर्यन एक एफिडेविट दे ही देता है और बोल देता है कि रामायण एक महाकाव्य है, और उसके खिलाफ इस एक्शन से देश में बहुत बड़ा हड़कंप मच जाता है और आर्यन को सस्पेंड भी कर दिया जाता है क्योंकि उसने लोगों की आस्था पर सवाल उठा दिया था। अब नेक्स्ट डे आर्यन घर का काम करता है क्योंकि उसकी वाइफ को कॉलेज जाना था। अब वो घर में ही रेस्ट करता है, तभी उसके पास एक सीनियर का कॉल आता है कि कुछ बड़े लोग उससे मिलना चाहते हैं, और ये वही शिपिंग कंपनी के मालिक थे जो राम सेतु तुड़वाकर सेतु समुद्र बनाना चाहते थे। अब वो शिपिंग कंपनी का ओनर आर्यन को ऑफर देता है और उससे भी अच्छी बेटर रिपोर्ट बनाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग आर्यन और उसकी फैमिली को टॉर्चर करने लगते हैं। उसके बच्चे कबीर, उसको भी स्कूल में बहुत बुली किया जाता है कि तेरे डैड तो भगवान राम को भी नहीं मानते, और इस वजह से उसकी फाइट हो जाती है। नाउ आर्यन डिसाइड्स कि वो अपना नाम क्लियर कर कर ही रहेगा। उसकी वाइफ गायत्री उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, और जब वो नहीं मानता तो वो अपने मायके चली जाती है। अब आर्यन राम सेतु की जगह पर पहुंचता है। अब उसे रिसीव करने के लिए वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बाली, और वो वहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर है। वो उसे वहाँ एक लैब में लेकर जाता है जहाँ पर हर फैसिलिटी होती है, जिसे देखकर आर्यन शॉक हो जाता है। और जहाँ वो मिलता है बहुत सारे एक्सपर्ट से, और उनमें एक होती है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट जिसका नाम है सैंड्रा रिबेलो, और उसे दी जाती है एक बॉडी स्विम सूट सबमरीन जिसमें वो घंटों तक समुद्र में रह सकता है। अब वो श्रीलंका के काफ़ी पास है, इसलिए वो उसे पानी में श्रीलंका का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इससे श्रीलंका और इंडिया के बीच वॉर हो सकती है। अब आर्यन और उसकी एक्सपर्ट टीम मिलकर सोनार वेव और बाकी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, और वहाँ रामायण के फैक्ट और ग्रह नक्षत्र को लेकर भी डिस्कशन होता है। अब वहाँ वो डिस्कस करते हैं कि श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5001 BC में हुआ है, तो अब बस उन्हें ये प्रूव करना है कि राम सेतु उससे भी पुराना है। बट उसके लिए उन्हें कुछ सबूतों की ज़रूरत है, इसलिए आर्यन अपना सबमरीन सूट पहनकर समुद्र में जाता है और वहाँ बहुत खूबसूरत समुद्र के नज़ारे देखता है। समुद्र के खूबसूरत जीव जंतु देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है, और उससे भी ज़्यादा चौंकता है वो राम सेतु को देखकर। राम सेतु पानी में बहुत रहस्यमय लग रहा होता है, एंड इट लुक लाइक मार्वलस इंजीनियरिंग मिरेकल। अब वो वहाँ से कुछ सैंपल्स ले लेता है
और वहाँ उन सैंपल पर कार्बन डेटिंग करके पता चलता है कि वो 18,000 साल पुराने हैं। बट अब वो सिर्फ उन कॉरल्स के भरोसे ही नहीं रह सकता, इसलिए अब वो कुछ पत्थरों का सैंपल भी इकट्ठा करने का सोचता है। पर वो पत्थर इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलते, इसलिए वो किसी कमज़ोर जगह से पत्थर लाने के लिए सोचते हैं, और वो कमज़ोर जगह होती है लंकन रोड के पास। इसीलिए वो वहाँ से रॉक इकट्ठा करने का सोचते हैं। बट वहाँ के रॉक भी बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं निकलते, लेकिन उसे एक फ्लोटिंग रॉक मिलता है। बट उसके लिए उसे लंका का पानी क्रॉस करना होता, जिसके लिए बाली मना करता है, क्योंकि वो बॉर्डर के उस पार है और उससे वॉर हो सकती है। इसलिए वो वापस स्विम सूट को खींच लेता है, पर आर्यन सूट को इजेक्ट कर देता है और पत्थर उठा ही लाता है। अब वो उस रॉक पर स्टडी करते हैं, और वहाँ कुछ तत्व कॉरल्स ऐसे भी थे जो उस जगह के हैं ही नहीं, तो इसका मतलब उन्हें वहाँ से कोई लेकर आया है। और उससे ये भी पता चलता है कि ये फॉसिल एंड रॉक करीब 7,000 साल ही पुराने हैं, और ये बहुत ही यंग हैं। और अब यहाँ वो खुद भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन्हें भी लगने लगता है कि वाकई राम सेतु शायद भगवान श्री राम ने ही बनाया है, क्योंकि सारे तथ्य एकदम मैच करते हैं। अब उनका बॉस और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है, और ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए बोलता है, ताकि वो बस ये सबूत पेश कर पाएँ कि राम सेतु भगवान राम ने नहीं बनाया। इसीलिए वो और ज़्यादा पता लगाने के लिए लंका गवर्नमेंट से बात कर उन्हें श्रीलंका से सैंपल लाने को बोलता है, और सैंड्राला, गैब्रियाला और आर्यन चले जाते हैं श्रीलंका। लेकिन गैब्रियाला और बाली दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इसलिए गैब्रियाला अपने साथ वो फ्लोटिंग रॉक भी छुपा कर ले जाती है। अब गैब्रियाला, आर्यन और सैंड्रा तीनों मिलकर समुद्र में उतरने लगते हैं और 300 फीट डाउन चले जाते हैं। वहाँ से रॉक्स के सैंपल लेने लगते हैं, और तभी वहाँ तूफान आ जाता है और सबमरीन शट डाउन हो जाती है। और यहाँ उन्हें अब समझ में आता है कि ये बाली और उनके बॉस का प्लान है उन्हें पानी के अंदर ही मार डालने का, ताकि वो ये बात साबित कर पाएँ कि राम सेतु का राम जी से कोई संबंध नहीं है। और बाली ने जानबूझकर उन्हें इस तूफान वाले दिन ही समुद्र के अंदर भेजा था। बट उस फ्लोटिंग रॉक की वजह से वो लोग बचने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी बोट में आकर उन्हें बचा लेता है। वो श्रीलंका का बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, इसीलिए वहाँ एक श्रीलंकन आदमी बोट पर आकर, जो अपना नाम एपी बताता है, मदद करता है, और वो एपी की बोट में श्रीलंका आ जाते हैं। एपी अपने आप को एक टूर गाइड बताता है और कहता है कि वो उनकी मदद करेगा, बदले में उनसे पैसे लेगा। अब एपी उन्हें और भी बड़े पत्थर दिखाने के लिए कहता है, और अब वो लोग बोट पर वापस राम सेतु के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें बाली की बोट मिल जाती है, और वो उन्हें जिंदा देखकर उन पर वापस शूटिंग चालू कर देता है। अब बाली उन्हें जान से मार डालना चाहता था, और आर्यन, सैंड्रा, गैब्रियाला और एपी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। बाली अपनी गैंग के साथ उनका पीछा करता है, और वहाँ लंका के कुछ रेबेलियस ग्रोह उनकी मदद करते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन उसी सब में गैब्रियाला को गोली लग जाती है एंड शी डाइज। अब दूसरी तरफ बाली और उसका बॉस चंद्रा से, जो एक एक्सपर्ट है, उसे गलत रिपोर्ट बनवा कर सबमिट करवा देता है कि ये सारे फॉसिल्स 18,000 साल पुराने हैं और उसका भगवान राम से कोई संबंध नहीं। और दूसरी तरफ आर्यन उस रेबेलियस ग्रुप में होता है और अपनी फैमिली को बहुत याद करता है। इतने में ही एपी टूर गाइड एक सैटेलाइट फ़ोन लेकर आता है और आर्यन को अपनी बीवी को कॉल करने के लिए कहता है। उसकी वाइफ बताती है कि राम सेतु को तोड़ने वाले हैं डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट के बेसिस पर, और अब वो डिसाइड करता है कि अब तो सच को सामने लाना ही पड़ेगा। बट सच को सामने लाने के लिए उन्हें ज़रूरत थी उस पत्थर की जो गैब्रियाला के साथ ही चला गया। वो यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे वहाँ पूजा की आवाज़ आती है, जहाँ वो देखता है कि श्रीलंका में रावण की पूजा हो रही है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो रावण के बारे में खोजे और रावण को प्रूफ कर दे तो राम भी अपने आप ही प्रूफ हो जाए। एंड अब वो वहाँ एपी की मदद से सबसे पुरानी लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उसे कुछ सबूत मिल सके। लेकिन वहाँ उनकी फ़ोटो वांटेड लिस्ट में आ चुकी होती है और लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ से चोरी छुपे भागना पड़ता है। बट फिर भी वो अपनी खोज जारी रखते हैं और वो वहाँ पर पाम लीव्स ढूंढने लगते हैं जिनके ऊपर भगवान राम की पूरी कहानी लिखी है।
क्योंकि अब वो वांटेड लिस्ट में होते हैं तो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं और आर्यन एंड सैंड्रा बड़ी मुश्किल से भागते हुए अपनी जान बचाते हुए बड़ा ही कमाल का एक्शन करते हुए गुंडों को मेट्रो में घुसा देते हैं और चकमा देकर भाग जाते हैं। और अब वो चोरी छुपके रात को मैन्युस्क्रिप्ट देखने जाते हैं। वहाँ एक आदमी जो 7 पुश्तों से मैन्युस्क्रिप्ट सेव कर रहा था, उन्हें पता चलता है कि उसमें एक सुरंग है जिसको उसके मायासुर रावण के ससुर ने बनाया है। और अब वो डिसाइड करता है अशोक वाटिका से उस सुरंग में पहुंचने का। पर लेकिन अब सबसे पहले उस टनल को ढूंढना था। जहां उस टनल को देखकर एपी बोलता है ये तो बिल्कुल मगरमच्छ जैसी लगती है। और रावण भी झील के पास बैठकर घंटों मगरमच्छों को वीणा सुनाता था। तो अब वो वहाँ पर पास में ही झील और नदी ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ बाली उनका पीछा कर रहा होता है एंड वो उस आदमी के पास भी पहुंच जाता है जिनके पास वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है और उसे मार डालता है। अब आर्यन और सैंड्रा एपी के साथ साथ नदी में क्रोकोडाइल्स का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचते हैं जो बिल्कुल क्रोकोडाइल के मुंह जैसी दिखती है, लेकिन उस गुफा का रास्ता पानी के अंदर से था, इसलिए वो तीनों पानी के अंदर से होते हुए गुफा में पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ बाली और उसकी टीम अशोक वाटिका में उनका वेट करने लगते हैं। अब इधर आर्यन, सैंड्रा और एपी गुफा में फंस जाते हैं। तब आर्यन को दिखता है कि गुफा का पूरा रास्ता उसकी सीलिंग पर लिखा हुआ है। अब रास्तों को देखते हुए वो एक जगह पहुंचते हैं जो एकदम सोने की लंका जैसा दिखता है, लेकिन वो दरवाज़ा बहुत ही हैवी होता है, इसलिए लोग श्रीपदा के रास्ते पर निकल जाते हैं क्योंकि श्रीपदा से सीधा लंका दिखती थी। अब सैंड्रा बताती है कि श्रीपदा को ही त्रिकुट पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी परछाई में लंका एकदम साफ साफ नजर आती है। और अब वो वही परछाई देखते हुए लंका को ढूंढने के लिए सीधा सीधा निकल पड़ते हैं। उन्हें रास्ते में एक फ्लावर मिलता है जो बड़ा ही अजीब था और वो उस जगह का था भी नहीं। तभी उसे ध्यान से देखने पर सैंड्रा बताती है कि ये तो संजीवनी बूटी है जो यहाँ दूर दूर तक जिसका यहाँ होना बनता ही नहीं है, तो इसका मतलब वाकई हनुमान जी यहाँ इसे लेकर आए हैं। और अब उन्हें लगा कि वो लंका तक पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन तभी बाली आर्यन की बीवी गायत्री को हेलीकॉप्टर में लेकर आ जाता है और वहाँ बाली सबको मारने की कोशिश करता है। बाली सैंड्रा को मारने ही वाला था कि एपी उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे बचाते हुए नीचे गिर जाता है। आर्यन एपी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है बट वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है, बट उसके हाथ में केवल उसका बैग रह जाता है। अब उसी बैग से फाइट करते हुए एपी आउट हो जाता है, बट लेकिन तीनों मिलकर आर्यन, सैंड्रा और गायत्री हेलीकॉप्टर में फाइट करते हैं एंड हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, बट आर्यन, सैंड्रा और गायत्री बच जाते हैं। तभी आर्यन को याद आता है कि एपी का बैग बहुत भारी था। उसमें चेक करने पे पता चलता है कि उसमें वही फ्लोटिंग रॉक था एंड आर्यन फटाफट फ्लोटिंग रॉक को निकालता है और ताड़पत्र भी बचा लेता है, पर वो देखता है कि बाली उसमें बेहोश पड़ा है, तो वो बाली को भी बाहर निकालता है और उसके बाहर निकालते ही हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। अब उनके पास इनफ एविडेंस हो गए थे साबित करने के लिए कि भगवान राम सच में थे, सिर्फ एक कहानी नहीं, और उनके हर शब्द असलियत में एग्जैक्ट वैसे ही हैं जैसे रामायण में बताए गए हैं। अब एक तरफ कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है और दूसरी तरफ आर्यन अपने सारे सबूत लेकर सही टाइम पर कोर्ट पहुंच जाता है। अब आर्यन दिखाता है कि फ्लोटिंग रॉक जो पानी में तैर रहा है, कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया है कि उसकी उम्र 7000 साल पुरानी है, मतलब श्री राम के समय की। और वो कॉरल्स जो बांध को जोड़े हुए हैं वो भी उस समुद्र के इलाके में नहीं पाए जाते, उन्हें भी कोई कहीं और से लेकर आया है। और वहाँ ये प्रूफ होता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वो देश जैसे नेपाल, मलेशिया, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और यहाँ तक कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और गुरु ग्रंथ तक में श्री राम का जिक्र है। और इतना ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कहानी आज भी वैसी ही है और वो जगह भी वैसी ही पाई गई हैं जिनका जिक्र रामायण में है। और इसके बाद आर्यन अपनी मैन्युस्क्रिप्ट दिखाता है जो वहाँ की सारी इमेजेस को दर्शाता है और वो सब एग्जैक्ट वैसी ही हैं जो हमारे ग्रंथों में बताई गई हैं। और यही नहीं, संजीवनी बूटी का होना जो कि वहाँ का नेटिव प्लांट है ही नहीं, वो वहाँ कैसे आया। और इस सब से रावण का अस्तित्व स्थापित होता है, जिससे कि श्री राम का भी अस्तित्व स्थापित होता है। और इतना ही नहीं, काफ़ी लोगों ने षड्यंत्र किया है भगवान राम के अस्तित्व को मिटाने का, और आज भी सारे सबूत उतने ही पक्के हैं। एंड राम सेतु को तोड़ना सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ही नहीं बल्कि राम जी के अस्तित्व को मिटाने की एक साजिश है।
और इसीलिए तालिबानियों ने भी गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर इसीलिए हमला किया था क्योंकि उन्हें सोना नहीं चाहिए था, बल्कि वो वहाँ से गौतम बुद्ध की प्रतिमा को हटाकर देशों का इतिहास भी मिटाना चाहते थे। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाने के लिए थोड़ा वक्त मांगती है। अब आर्यन और गायत्री बाहर बैठकर एपी के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो भी बड़ा ही अलग तरीके से आया और चला भी गया, और उसका बैग चेक करने लगते हैं। तभी कोर्ट उसे अपना फैसला सुनाती है और फैसले में सरकार राम सेतु को नहीं तोड़ सकती और यहाँ भगवान राम की जीत होती है। अब आर्यन अपने घर की छत पर बैठा चाय पी रहा होता है। तभी उस तभी उसका ध्यान हनुमान जी के नाम पर जाता है। वो भी एपी से बिल्कुल सिमिलर होता है। एपी मतलब अंजनी पुत्र। इसीलिए वो फ्लैशबैक में अंजनी पुत्र के बारे में सोचने लगता है और वो धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि वो कोई और नहीं, शायद हनुमान जी ही थे। एपी हमेशा एक डायरी अपने साथ रखता था जिसमें वो अपना हिसाब लिखता था। वो उस डायरी को खोलकर पढ़ता है तो उस लाइन पर, हर एक लाइन पर सिर्फ जय श्री राम लिखा होता था। और इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। Guys, I personally like this movie, and if you like my explanation, please like, share and subscribe.